स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ रजत राकेश टंडन। अब शुरुआत करते हैं। आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है। कल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद आज यूपी के सीएम योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। यह मीटिंग सुबह 10:45 पर शुरू हुई। सूत्रों की माने तो पीएम के साथ इस मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। यूपी कैबिनेट में होने वाले फेरबदल को लेकर भी बातचीत हुई है। साथ ही साथ मिशन 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा हुई है, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले। जेपी नड्डा से मुलाकात में योगी ने संगठन को लेकर बात की। साथ ही साथ जमीनी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने को लेकर भी बातचीत हुई है। इस मीटिंग के बाद योगी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और इससे पहले कल यानी 10 जून को योगी अमित शाह से मिले थे। शाह से मुलाकात में योगी ने यूपी चुनाव को लेकर चर्चा की थी। 4 बड़ी तस्वीरें यूपी और दिल्ली को कनेक्ट करती हुई योगी आदित्यनाथ कल से दिल्ली में है और ये 4 तस्वीरें बयां कर रही हैं कि दिल्ली में उनका शेड्यूल, मुलाकात, पावर पैक, राजनीति क्या क्या रही। सबसे पहली तस्वीर राष्ट्रपति से मिले। दूसरी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगभग सवा घंटे मुलाकात हुई है दिल्ली में। जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष, उनसे मुलाकात हुई है और देश के गृह मंत्री और जनमान्य नेता अमित शाह से भी योगी मिले हैं। यानी 3 बड़ी मुलाकातें योगी आदित्यनाथ ने की और इन तस्वीरों के अलावा भी बड़े नेताओं से मुलाकात की है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर पीएम का आभार जताया। अपने ट्वीट में योगी ने क्या लिखा है यह भी आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। मोदी जी अब नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की और साथ ही साथ मार्गदर्शन प्राप्ति का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। अपनी व्यस्तता के बाद भी योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात करी है। पीएम योगी ने मुलाकात के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर पीएम का आभार जताया है। मोदी जी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट और मार्गदर्शन प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपनी व्यस्ततम दिनचर्या में भेंट के लिए समय प्रदान करना और आत्मीय मार्गदर्शन करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार यानी थैंक यू किया है योगी आदित्यनाथ ने प्राइम मिनिस्टर मोदी का। उत्तर प्रदेश की बीजेपी पे लगता है दिल्ली की बीजेपी भारी दिखाई दे रही है। जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज मिलने की अगर दोनों की आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि केंद्र की बीजेपी उत्तर प्रदेश की बीजेपी भारी दिखाई दे रही है और उत्तर प्रदेश की बीजेपी के ऊपर में केंद्र फैसले ले रही है। माने किसको पार्टी में ज्वाइन करना है, किसको मंत्री बनाना है, किसको मंत्री नहीं बनाना है, ये उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं तय कर पा रही है, ये केंद्र की सरकार तय कर रही है, केंद्र की बीजेपी तय कर रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश की बीजेपी और केंद्र की बीजेपी का जो संग्राम है उसमें केंद्र की बीजेपी भारी नजर आ रही है। दरकती हुई जमीन और खोता हुआ विश्वास और बिखरता हुआ जनाधार को बचाने के भारतीय जनता पार्टी संघर्ष कर रही है। शीर्ष नेतृत्व भी और उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी 4.25 साल के योगी शासन में जिस तरीके से देखने को मिला, लोगों, किसानों की आंखों में आंसू, नौजवानों की आंखों में आंसू। सबसे बड़ी बात है कि कोरोना काल में जिस तरीके से लोगों ने अपने को खोया है, तो अब दरकती हुई जमीन को और खोते हुए विश्वास को और बिखरते हुए जनाधार को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी संघर्ष कर रही है। क्योंकि प्रस्तावित चुनाव है 2022 में बदलाव निश्चित है और हम जनता के बीच में काम कर रहे हैं। यूपी में बीजेपी की सहयोगी रही सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर हमला बोला है। राजभर ने कहा है कि बीजेपी के साथ दोबारा गठबंधन का सवाल ही नहीं उठता है और उसे बस चुनाव के वक्त ही पिछड़े याद आते हैं। बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो बैठकों का दौर चल रहा है बीजेपी में, दिल्ली में है सीएम योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी से मुलाकात हो रही है, तो क्या कहना है उनका। सर, सबसे पहली बात कि जिस तरह से बैठकों का दौर चल रहा है, निषाद पार्टी हो या अनुप्रिया पटेल हो, वो मिल रहे हैं, तो ऐसे में आप कैसे सबको देख रहे हैं कि चुनाव 2022 में? देखिए, 2017 के चुनाव में पिछड़ों को आगे करके, केशव मौर्य को आगे करके बीजेपी ने 325 सीट जीता। जब सरकार बनाने की बात आई तो बीजेपी ने 325 एमएलए में कोई लायक नहीं मिला, तो बाहर से आयातित, वो बीजेपी का नेता नहीं, बाहर से आयातित ला करके मुख्यमंत्री बना दिया। वोट पिछड़ों ने दिया, दलितों ने दिया, पिछड़े समाज का मुख्यमंत्री बनाने के लिए बड़ी चर्चा थी। उसके बाद नहीं बनाया, पिछड़ों को धोखा शुरू हो गया। वहीं से जो ये दौर चल रहा है, ये पिछड़ों को गुमराह करने की, गुमराहियत पैदा करने के लिए ये चल रहा है। कुछ नहीं होगा, आप देख लीजिएगा, मुख्यमंत्री वही रहेंगे, आपके अनिल शर्मा जी
शामिल हो जाएंगे और सब वही रहेगा। ये पिछड़े समाज के जो नेता हैं उसमें अब जैसे 2 साल अनुप्रिया जी को मिनिस्टर नहीं बनाया गया, अब चुनाव 22 का है, उनको बना देंगे। राजभर जी नाराज हैं, इतनी आसानी से मानेंगे नहीं, हालांकि मनाने की कोशिश चल रही है। एक बड़ा पैनल है, क्योंकि मिशन यूपी की बात हो रही है, योगी आदित्यनाथ दिल्ली में है, 2022 की बात हो रही है और 2022 से ही दरवाजा खुलेगा 2024 का। शायद इसीलिए बीजेपी फूक फूक कदम रख रही है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल है उत्तर प्रदेश पर बातचीत करने के लिए और यूपी और दिल्ली में बैलेंस कैसे बैठाया जाए, इस पर बातचीत करने के लिए बड़ा पैनल है। स्वागत करूंगा मनीष जी का, आपका बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, सुप्रिया जी कांग्रेस की तरफ से है, सतीश प्रकाश जी है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी की तरफ से और अकुश श्रीवास्तव है सीनियर जर्नलिस्ट। शुरुआत मनीष जी आपसे करूंगा। मनीष जी, जो कार्यकाल चल रहा था बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी, निगेटिव खबर कुछ भी नहीं था, लेकिन एकाएक क्या ऐसा हो गया कि बिल्कुल चीजें बदलने लगी। मीटिंगों का दौर, संघ की मीटिंग्स, बीजेपी के पर्यवेक्षक जा रहे हैं, राधा मोहन सिंह जा रहे हैं, विधायकों से बातचीत कर रहे हैं, गवर्नर से मुलाकात हो रही है, दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है, हर जगह योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। क्या कोई बड़ी प्लानिंग है या फिर नुकसान कैसे रोका जाए इसकी तैयारी है? मनीष जी देखिए, वो सारी जो परिस्थितियां आपने अभी वर्णन किया है, हाँ। राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय बीएल संतोष जी के उत्तर प्रदेश दौरे से मैं शुरू करता हूँ। हाँ। यूपी के पहले वो उत्तराखंड भी गए थे। राष्ट्रीय महासचिव संगठन जो भी होता है वो पूरे देश का प्रवास करता है और जब देश के प्रवास में किसी राज्य में जाते हैं तो वो संगठन के पदाधिकारियों से बात करते हैं, विभिन्न मोर्चों से बात करते हैं, विधायकों से भी बात करते हैं, अगर सरकार होती तो सरकार से भी बात करते हैं। और हमको लगता है कि जितनी भी बैठकें या जितने भी लोगों से मुलाकात है वो एक सामान्य परिस्थिति है किसी भी राजनीतिक दल और किसी भी सरकार नहीं। मनीष जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देखिए सामान्य मत कहिए। जितनी बैठकें हुई, फिर जितिन प्रसाद आए, वहां पर अरविंद शर्मा जी ने ज्वाइन किया है, योगी जी यहां पर हैं, एक ही दिन में प्रधानमंत्री, 24 घंटे के भीतर अमित शाह, जेपी नड्डा, सबसे मुलाकात चल रही है। कुछ तो मिशन है। आप ये मत कहिए कि बिल्कुल सामान्य कटसी कॉल है। राष्ट्रपति से मुलाकात में मान लेता हूं कटसी है, लेकिन बाकी मुलाकात कटसी माना जाए, समझ में नहीं आ रहा। मनीष जी, शर्मा जी को आए 5-6 महीने हो गए, वो एमएलसी भी हैं पार्टी के। हाँ। और ऐसे कम से कम 10 प्रवास में माननीय मुख्यमंत्री जी का याद दिला सकता हूँ। हाँ। जिसमें अगर वो दिल्ली गए हैं तो कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और गृह मंत्री जी से भेंट हुई हो, कभी प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भेंट हो, ऐसे तमाम कोई भी जब मुख्यमंत्री या कोई भी इस तरह का जिसके पास जिम्मेदारियां होती है, आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जब भी आते हैं मिलते हैं, लेकिन लोग इसका आकलन ऐसे भी कर रहे हैं कि शायद कोई डेंट, कोई डैमेज था जिसको कंट्रोल करने की बीजेपी कोशिश कर रही है। सुप्रिया जी के पास चलते हैं। सुप्रिया जी, मनीष जी का तो कहना है कि बिल्कुल आम बात है, वो जब भी दिल्ली आते हैं, मुलाकात करते हैं, चले जाते हैं, कोई सब सामान्य चल रहा है, लेकिन हम जो रीड कर पा रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि शायद कोई डैमेज हुआ है, उस डैमेज कंट्रोल को करने की कोशिश की जा रही है, शायद कोई मैसेजिंग गलत हुई है, उसके लिए दिल्ली से मंत्र लेकर योगी जी जाएंगे उत्तर प्रदेश, जिसमें 2022 का जो मिशन है उसकी शुरुआत कर सकें। आप कैसे देखती हैं इन मुलाकातों को, जितिन प्रसाद के शामिल होने को? कुछ ना कुछ तो हो रहा है उत्तर प्रदेश में। सुप्रिया जी। रजत जी, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और राजनीति पर बड़ी पैनी पकड़ रखते हैं, तो मुझसे ज्यादा आप जानते हैं कि सब चंगा सी नहीं है, सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है, दिक्कतें हैं और दिक्कतें काफी स्तरों पर और काफी तरीके की है। मैं 3-4 मुद्दे उठा देती हूँ। प्रधानमंत्री के खास प्रधानमंत्री के दूत बनकर AK शर्मा जी आए और ये सर्वविदित है और ये कोई नकार नहीं सकता, ये पब्लिक डोमेन में है कि योगी जी उनसे 4 दिन तक मिले ही नहीं थे। प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार जब शर्मा जी ने मीटिंग लेनी शुरू कर दी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की कोरोना प्रबंधन को देखते हुए, तो उन्होंने मन बना लिया इनको तो मैं गृह मंत्री नहीं बनाऊंगा और उससे प्रधानमंत्री खासे रुष्ट हुए, उनको हाशिए पर रख दिया गया था। 1.5 महीने तक प्रधानमंत्री की फोटो उत्तर प्रदेश सरकार के जो विज्ञापन होते हैं मीडिया में उससे बाहर थी, अब फिर से अवतरित हुई है, ट्विटर हैंडल वगैरह से अभी भी बाहर है। बाकी सारे राज्यों में उनकी तस्वीरें लगती हैं, ये भी मैं क्लियर कर दूं। उत्तर प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी और दिनेश शर्मा जी, दोनों ही टीम 11, टीम 9 जो भी कोविड के खिलाफ बनी थी उसका हिस्सा नहीं है। उत्तर प्रदेश में मंत्री और कद्दावर मंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, उन्होंने
योगी जी पर सवाल खड़ा किया है। इनके तमामों सांसद ने, चाहे वो पचौरी जी हो, कौशल किशोर जी हो, सतीश गंगवार जी हो, विधायकों ने, लोकेंद्र सिंह और राकेश राठौर जी ने तो ये तक कहा ज्यादा बोलेंगे तो हमारे खिलाफ हो सकता है देशद्रोह के मुकदमे हो जाए। हाँ। तो समस्या बड़ी गहरी है। अब आप समस्या से भागना चाहिए वो अलग बात है। मैं तो उल्टा ये पूछना चाहती हूँ कि क्या योगी जी को जितिन जी के बारे में पता था या उनको दिल्ली आकर या टीवी के माध्यम से पता ठीक। चला? क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है मुझे। सुप्रिया जी, तो कोई क्योंकि उत्तर प्रदेश में थोड़ी कोई बहुत सफलता मैं भी रखती हूँ आपको भी राजनीति, इस तो मैंने सोचा ये सवाल उठा दूं। सुप्रिया जी, ये जो बीजेपी में आप आपदा बता रही हैं, इस आपदा में क्या विपक्ष को कोई अवसर मिल रहा है 2022 में? देखिए, आपदा में अवसर तो केवल एक ही लोग ढूंढते हैं, वो है भाजपा, वो है मोदी जी। ठीक है, मनीष जी आ आपदा में रहा हूं। अवसर ढूंढने का आ रहा हूं, काम मनीष वही जी आ रहा हूं। करते हैं। मनीष जी आऊंगा मैं आपके एक पास। छोटी सी बात, जी हाँ, हाँ। मैं एक छोटी सी बात ये बता दूं, अमूमन तो मुझे किसी के घर परिवार में झांकने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन क्योंकि इतनी इनकी उत्सुकता रहती है, हाँ। तो मैंने सोचा कि थोड़े सवाल हम भी खड़े कर लेते हैं कि भाई शर्मा जी से, जो रास्ता कशी, जो तनातनी चल रही ठीक है, है, ठीक है। जो तमाम मीटिंग्स मनीष- होती है, वो क्यों हो रही है? मनीष जी, मीटिंग्स क्यों हो रही है? आप संक्षेप में दे रही है। उसके बाद भाटी जी साथ में हैं, बीएसपी से भी हैं, श्रीवास्तव जी, उनके पास जाऊं। मनीष जी, लोग मान नहीं रहे इस बात को। आपने बहुत सिंपल सरल तरीके से मुझे समझा दिया, लेकिन ना मैं मानने को राजी हूं, ना प्रदेश मानने को राजी है, ना दिल्ली मानने को राजी है। कुछ ना कुछ तो है शुक्ला जी जो आप छिपा रहे हैं। देखिए, पहले इनकी बात का जवाब दे दूं। हाँ। जितना भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये चिंतित हैं, अगर थोड़ा सा चिंतित राजस्थान के बारे में हो जाती, थोड़ा सा पंजाब में सिद्धू और अमरिंदर सिंह के झगड़े में हो जाती, थोड़ा जितिन और अन्य लोगों से भी अगर इनके नेता लोग बात कर लिए होते, हाँ। थोड़ा अपने यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति करा लेती, और थोड़ा जो गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल जी ने सवाल खड़ा किया था कि लीडरशिप के ठीक है, नेतृत्व पे, ठीक है मनीष, उस हर पे भी जगह अगर थोड़ा मान लिया, चिंतित हो जाती, मैं बिल्कुल मान लिया। हर घर में लड़ाई है मनीष जी, हर घर में लड़ाई है। चाहे थोड़ा ब्रेक लग मनीष जी जाता। मान गया, आपने वैलिड आंसर दे दिया। कहा साहब इधर भी आग नहीं है, जितनी आग इधर है उतनी ही आग उधर है। सुप्रिया जी, आऊंगा 1 मिनट आपके पास, 1 मिनट का समय दीजिए सिर्फ। सुप्रिया जी, अंकुश श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। सर, कैसे देख रहे हैं आप इसको? बिल्कुल नेक टू नेक मीटिंग्स चल रही हैं, प्रधानमंत्री, जेपी नड्डा, अमित शाह, वहां पर यहां से पर्यवेक्षक भेजे जाते हैं, विधायकों से मुलाकात होती है। क्या कुछ डर है बीजेपी को कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए उत्तर प्रदेश में, इसलिए ज्यादा कॉशियसनेस दिखाई पड़ रही है और बहुत पहले से ही तैयारियां हो रही हैं? सर, जब भी इंटरमीडिएट या और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया होगा तो उसकी तैयारी करते हैं आप। तो अब क्योंकि चुनाव होना है तो उसके पहले एक तैयारी का दौर शुरू होता है, और तैयारी में बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसमें मिलना मिलाना, अपने आप को रिवाइज करना, कहाँ गलती है वहां ठीक करना। और इस समय भारतीय जनता पार्टी जो गलतियां जहां पर उन्होंने की है या जो कमियां हैं उसको ठीक करने की दिशा में है, मुझे लगता है। हाँ, जो डेंट सबसे बड़ा जो डेंट पड़ा है वो काल के दौरान पड़ा है, उसके दौरान जो गलतियां हुई थी और फिर उसको सुधारने की भली कितनी कोशिश की गई हो, लेकिन अब वो एक सप्लीमेंट्री परीक्षा को पास करने के लिए सभी तैयारी की जा रही है। चाहे सर, अगर आप आवाज मिल रही हो आपको श्रीवास्तव सर, एक सप्लीमेंट्री आप ही ने जो जवाब दिया उसी में एक छोटी सप्लीमेंट्री। जो कार्यकाल था उस पर बहुत ज्यादा विवाद योगी आदित्यनाथ के नहीं था, मैं इस बात को कहता हूं, लेकिन जो कोविड-2 की वेव थी, क्या उससे जो इमेज थी सरकार की और योगी आदित्यनाथ की, क्या थोड़ी सी डेंट हुई? उसी को सुधारने की कोशिश की जा रही है और उसी को सुधारने के लिए क्या, और उसमें योगी आदित्यनाथ से ज्यादा उनके मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य थे जो पिछले 3 महीनों तक बिल्कुल अपने बिल में बैठे रहे, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य रहे हो या दिनेश शर्मा रहे हो या बाकी और लोग, जिनको एक कुछ जिलों की जिम्मेदारी दी गई थी, वो निकले तक नहीं। अब जब उन्हें लग रहा है कि चुनाव आने जा रहा है, बाकी और चीजें हैं, तो फिर उनको कोरोना का डर भी उनपे क्योंकि हट चुका है, तो वो अपने तरीके से उसको देख रहे हैं। ये बहुत आसान होगा कहना, लेकिन क्योंकि चुनाव में जब आप जाते हैं तो बहुत सारे समीकरण, और फिर योगी की जो खुद की कार्यशैली है ना, वो ये कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा वाला हिसाब, तो उसमें बाकी लोगों को बहुत ज्यादा जगह बनती नहीं। मैं तो मानता हूं साफ सुथरा होना चाहिए आदमी, चुनाव हारे जीते, सरकारें आए सरकारें जाए, लेकिन आदमी को स्वच्छता से काम करना चाहिए। ठीक है सर, आपके पास आऊंगा। राजकुमार भाटी साहब भी है समाजवादी पार्टी से। भाटी साहब, एक्शन नहीं दिख रहा है समाजवादी पार्टी में,
आप देखिए बीजेपी में एक्शन है, लगातार मुलाकातों का दौर चल रहा है। आप प्रमुख विपक्षी पार्टी हैं उत्तर प्रदेश में। हालांकि मैं मानूंगा कि कई नेता ऐसे थे जो बीजेपी से थे, कांग्रेस से थे, दूसरे दल से थे, वो आपके दल में आए हैं, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन जिस एक्शन में अखिलेश यादव को दिखना चाहिए और जिस एक्शन में योगी आदित्यनाथ दिख रहे हैं, वो मिसिंग लग रहा है पार्टी सर। जिस एक्शन में भारतीय जनता पार्टी है, जिस एक्शन की आप बात कर रहे हैं, उससे भगवान बचाए, उससे किसी पार्टी को ना गुजरना पड़े, ऐसा एक्शन हमें कभी ना करना पड़े, हम यही दुआ करेंगे ईश्वर से। जो भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है, दिल्ली से लिफाफे भेजे जा रहे हैं, किसी को रिटायर्ड आईएएस को मतलब वो वीआरएस लेके आईएएस को भेजा जा रहा है कि इन्हें मंत्री बनाइए। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की बात नहीं सुन रहे हैं। हाँ। प्रधानमंत्री फिर अपने दूत भेजते हैं, दूत जाके उन्हें धमका रहे हैं, फिर उन्हें दिल्ली बुलाया जा रहा है। दिल्ली अब वो मनीष जी कह रहे हैं कि तो साधारण प्रक्रिया है। साधारण प्रक्रिया में क्या जब भी ये भारतीय जनता पार्टी के नेता सेंट्रल से आते हैं, आप भी नहीं मानेंगे, गवर्नर को लिफाफे देके जाते हैं क्या वो? ठीक है, लिफाफे में क्या है आएंगे, लिफाफे में क्या है मनीष जी आपसे पूछेंगे, लेकिन उससे पहले सतीश प्रकाश जी भी है। सतीश जी, बहन जी कहां है? ट्विटर पे हमको दिखती हैं, बाइट्स हमको मिलती हैं, लेकिन ग्राउंड पे बीएसपी बिल्कुल ही गायब है यूपी में। सतीश प्रकाश जी, ये है उसकी जो राजनीतिक हताशा है, उसी में मोदी जी और योगी जी को भागे भागे फिरना पड़ रहा है। अगर ग्राम पंचायत के चुनाव का आंकड़ा आपके सामने रख दूं तो 43% बहुजन समाज पार्टी के प्रधान जीते हैं और 48% जिला पंचायत सदस्य जीते हैं। ठीक है, आपको ये नहीं दिखाई दे रहा। ये ट्विटर और मीडिया की बात ना करो बिल्कुल भी। देखिए, अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी के बारे में ये भी आपको कटु सत्य है कि सब कुछ सच नहीं है। वहां बहुत कुछ गड़बड़ है, लेकिन तमाम सूचना के जो तंत्र हैं उनको कभी दिखाई नहीं दिया। आज बीजेपी में जो दिखाई दे रहा है, ये अलग अलग राज्यों का केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ आक्रोश भी है। ठीक है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो कि मोदी जी योगी जी से नाराज है, ठीक है, तो इसका ये भी शुक्ला जी, मान लीजिए शुक्ला जी, योगी जी भी मोदी जी से उतना ही नाराज है। शुक्ला जी देखिए, पैनल जो है, जो पैनल, मैंने नहीं बोला, पैनल ने ये सवाल पूछा है। एक तो बंद लिफाफे में जो दस्तखत किए गए उसमें क्या है, एक आप वो बता दीजिए, और एक क्या जो लीडरशिप है, क्या उससे नाराजगी है? दो चीजें, एक बंद लिफाफे में किसने किसने हस्ताक्षर किए, कितने विधायकों ने किए और क्या चाहते हैं, पहला। दूसरा, क्या लीडरशिप, लीडर से भी कोई नाराजगी है? शुक्ला जी, एक तो इन्होंने जो बीएसपी के साथी बैठे हैं, उन्होंने पंचायत चुनाव की बात की। अभी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा, वो कसौटी पे कसे जाएंगे लोग, जो लोग लगातार चैनलों पर झूठ बोल रहे हैं कि इतने हमारे जीत गए। इनके पास प्रत्याशी नहीं थे जिला पंचायत सदस्य लड़ाने के लिए, और चैनल पे कह रहे 43% ग्राम प्रधान जीत गए। नहीं मनीष जी, मैं नहीं जा रहा। मनीष जी, मैं उस चुनाव बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ। वो चुनाव बिल्कुल अलग होता है। इंडिपेंडेंट लोग ज्यादा लड़ते हैं, इंडिपेंडेंट लड़ने के बाद पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। मैं नहीं जाऊंगा, आ रहा हूँ। सतीश जी, आ रहा हूँ आपके पास। सतीश जी, आऊंगा। सतीश जी, एक मिनट दे दीजिए। सतीश जी, एक मिनट दीजिए, आ रहा हूँ आपके पास। सतीश जी, एक मिनट दीजिए। सतीश जी, एक मिनट दीजिए आप। सतीश जी, एक मिनट दीजिए। देखिए, ऐसे डिबेट नहीं चल पाएगी। सतीश जी, एक मिनट दीजिए। बिल्कुल, जिला पंचायत में भी आऊंगा, ब्लॉक में भी आऊंगा, सब पे आऊंगा। एक मिनट दीजिए सतीश जी, अगर आप ऐसे ही बोलते रहिए तो कोई फायदा नहीं होगा। सतीश जी, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। सतीश जी, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। अगर मैंने आप बोलने का मौका दिया, आप बोले। अब मनीष जी बोल रहे हैं तो अब आप सुनिए। जब आप बोल रहे थे तो वो बीच में नहीं बोल रहे थे। आप डिबेट की जो एक रोचक चन है उसको चलने दीजिए, आप बीच में डिस्टर्ब मत करिए। मनीष जी, बोलिए आप। खत्म करता हूँ ये कह के कि भी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होंगे। हाँ। और दूध का दूध, पानी का पानी होगा कि 75 जिलों में कितने अध्यक्ष किसके जीते, मनीष जी, मैं बात नहीं कर दूसरी बात में मनीष जी, मैं बिल्कुल जिला पंचायत की बात ही नहीं कर रहा हूँ, कोई सवाल नहीं कर रहा हूँ आपसे। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि वो जो बंद लिफाफे में दस्तखत किए हैं और लीडरशिप इमेज है, क्या उसमें कोई दिक्कत है? मनीष, देखिए, मैं लीडरशिप पे आता हूँ। बंद लिफाफा तो मीडिया ने बताया, हमने तो देखा नहीं। मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला मनीष जी, पैनल ने बोला है। तो मैं, देखिए, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा और जो श्रीवास्तव जी हैं और लोग तो देखिए विपक्ष के लोग हैं, वो सवाल खड़े ही करेंगे। देखिए, लीडरशिप पे जहां तक सवाल है, उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ है। मैक्सिमम संक्रमित संख्या यहाँ 38,000 पहुंची थी। 5 करोड़ से ज्यादा यहाँ टेस्टिंग हुई है उत्तर प्रदेश में।
ग्रामीण क्षेत्रों में जब विपक्ष ये कह रहा था कि 1 लाख तक लोग पहुंचेंगे, तो टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट के बदौलत हमने लगातार आंकड़ों को कम किया। और उत्तर प्रदेश सबसे पहले आंकड़ों के आधार पर अगर हम देखेंगे तो सबसे जल्दी रिकवरी उत्तर प्रदेश में हुई है आज। और सबसे बड़ी बात, आंशिक हमने लॉकडाउन करके यानी आर्थिक गतिविधियों को चलाते हुए हमने कोरोना पर नियंत्रण स्थापित किया। 12.5 करोड़ के महाराष्ट्र की लीडरशिप किसकी है? 2 करोड़ के छत्तीसगढ़ की लीडरशिप किसकी है? पंजाब में जहां वेंटिलेटर्स को बंद कर दिया गया, जहां रेमडेसिविर को नहरों में फेंक दिया गया, राजस्थान जहां सबसे ज्यादा रेमडेसिविर, जहां सबसे ज्यादा वैक्सीन का नुकसान हुआ, तो लीडरशिप तो उत्तर प्रदेश की लीडरशिप पे कोई सवाल नहीं है। जो सामान्य बैठकें हैं, सामान्य मुलाकातें हैं, उस पे अगर सवाल जो लोग खड़ा कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के साथ भी कूद रहे थे, चिल्ला रहे थे। शुक्ला जी, अब जो सवाल आपने उठाया है, सुप्रिया जी कुछ कह रहे हैं जी। सुप्रिया जी बोलिए। चाहती थी क्योंकि मुझे लगा मृतकों पर क्या सवाल उठाना, और वो अपने आप उनके परिवार वाले उठा ही रहे, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा मेमोरी याद करा दूं। ये वही सरकार है जिसके खुद के 100 मंत्री विधानसभा में बैठकर अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनके खिलाफ चिट्ठी लिखी थी। पहली बात। दूसरी बात आपको याद दिला दूं, क्योंकि फिर से मैंने बताया ना, हमारे परिवार में बड़ी उत्सुकता रहती है। अब रूपानी जी और CRR पाटिल जी में क्या चल रहा है, और नरोत्तम मिश्रा जी और शिवराज सिंह चौहान में क्या चल रहा है, कर्नाटक में क्या चल रहा है, पंकजा मुंडे और फडणवीस जी में क्या चल रहा है, मैं उसमें नहीं जाऊंगी। उत्तर प्रदेश की बात करूंगी। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 24 से 25 करोड़ है, ये हम सब जानते हैं। और उत्तर प्रदेश की 24 से 25 करोड़ की जनसंख्या ने 2 टीके अभी तक मात्र 37,28,000 लोगों को लगाए हैं, और पहला टीका दोनों मिलाकर 2 करोड़ लोगों को लगे हैं। उसकी आधी आबादी वाले महाराष्ट्र ने 2 करोड़ 52 लाख को लगाए हैं। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है पूरे विश्व में और पूरे देश में जहां पर लाशें तैरती हुई दिखती हैं, जहां से रामनामी खसोटी जाती है। ये क्या बातें हो रही हैं? ये सवाल तो आपके सांसद और आपके विधायक उठा रहे हैं, हम थोड़ी पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आपके लोग सवाल पूछ रहे हैं। मैं एक मुझे छोटा, मनीष जी आऊंगा आपके पास, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, और ब्रेक के बाद हम इसी चीज को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि क्या जो कोविड की सेकेंड पीक थी उसने इन बैठकों का दौर उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक बढ़ाया। एक छोटा सा ब्रेक, एक बड़ा पैनल हमारे साथ है, कहीं मत जाइएगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। सीएम योगी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर रहे हैं। करीब शाम 5:30 बजे होगी ये मुलाकात। 1 घंटे बाद राष्ट्रपति से मिलेंगे योगी आदित्यनाथ। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, 5 बजे योगी आदित्यनाथ का अपॉइंटमेंट है देश के राष्ट्रपति के साथ। एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ है। मनीष जी हैं बीजेपी से, सुप्रिया जी कांग्रेस से, सतीश प्रकाश हैं बीएसपी सपोर्टर हमारे साथ है, साथ ही साथ राजकुमार भाटी सपा की तरफ से, और अक्कू श्रीवास्तव सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ है। अपने पैनल को हम खोलेंगे और यही हम डिस्कस कर रहे थे कि आखिर इतनी ताबड़तोड़ मुलाकातों का मतलब क्या है। ब्रेक पे जाने से पहले सुप्रिया जी आपसे बात करता, लेकिन एक सवाल अक्कू श्रीवास्तव जी से मैं लेना चाहता हूं। सर, आज की जो स्थिति है ग्राउंड पर, क्या कोई नाराजगी है योगी आदित्यनाथ से कोविड के चलते, मैनेजमेंट के चलते? पहला। दूसरा, लोग बार बार यह भी कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ साफ सुथरी छवि वाले मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जो विधायक और सांसद हैं उनके साथ जो एक तालमेल होना चाहिए था प्रदेश की सरकार का, वो नहीं हो पाया है। वही लोग नाराज हैं, जिसके चलते लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मैराथन मीटिंग की दौड़ चल रही। अक्कू सर, आपके जो सवाल है वही जवाब है, क्योंकि ये बात सही है कि सांसद विधायक पूरी तरीके से नाराज, मतलब पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है, और उसकी बहुत साफ वजह है। योगी क्योंकि एक जैसा लगता है कि एक बहुत ईमानदारी से, कड़की से, तेजी से, बहुत दृढ़ता से सरकार चलाना चाहते हैं, और उसमें कोई बहुत ज्यादा हस्तक्षेप पसंद नहीं करते हैं। लेकिन सरकार चलाना और मठ चलाना दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। यहाँ सरकार में लचीलापन होना होता है, आपको दूसरों से सहयोग लेना होता है, पार्टी में आगे बढ़ना होता है। तो वो एक कहीं अभाव है जिसको कि अब शायद कोशिश दूर करने के लिए बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं। हाँ। आप जब सांसद होते हैं तो सिर्फ अपनी एक जगह का आपका अपना ऑरा फैलाना होता है और वो उससे काम चल जाता है।
लेकिन जब आप सरकार में होते हैं तो जो सबका साथ, सबका विश्वास और वो सब चीजें जो होती हैं वो करनी होती हैं। आप ठीक है गलत काम ना करें, लेकिन जब आप राजनीति में हैं तो गलत नहीं करें, लेकिन दूसरे की इच्छा का सम्मान होना चाहिए। वो नहीं हो पाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही शायद समझ गया कि वो जो बैलेंस बनना चाहिए था उनसे नाराज होने की वजह सांसदों, ऑर्गेनाइजेशन और मुख्यमंत्री के साथ उस बैलेंस की कमी थी। ठीक है, भाटी साहब आपके पास आऊंगा। सर, जो कार्यकाल रहा है बहुत ज्यादा विवाद योगी आदित्यनाथ के नाम पे नहीं रहा। अगर सिर्फ आप इस कोविड काल को हटा लीजिए, समाजवादी पार्टी कैसे देखती है इस सारे डेवलपमेंट्स को? क्या आपको लगता है कि यहां थोड़ा सा बैकफुट पर योगी आदित्यनाथ है, उसका फायदा अखिलेश यादव उठा सकते हैं? भाटी साहब। देखिए, एक तो मुझे आपने बहुत कम समय दिया, मुझे 2-3 बात भी पूरे करने दिए। मेरा निवेदन है कि मुझे मेरी बात पूरी करना है। हाँ। एक बात कही जा रही है कि योगी जी बड़े ईमानदार हैं, बहुत साफ सुथरी सरकार चला रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि कौन सी ईमानदारी आपने योगी जी की देख ली? क्या योगी जी उत्तर प्रदेश के नागरिकों के प्रति ईमानदार हैं? योगी जी ने जब शपथ ली थी या चुनाव चल रहे प्रदेश के, तो क्या क्या बातें किए थे लोगों से? योगी जी ने कहा था छात्रों को कहा था गन्ना किसानों का अभी गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया गया। योगी जी ने 2017 में किसान समृद्धि आयोग का गठन किया था, उसकी एक मीटिंग आज तक नहीं हुई। क्या उत्तर प्रदेश में अराजकता जैसा माहौल नहीं लगता आपको? अभी आप देखिए कि अलीगढ़ में नकली शराब बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग पकड़े गए हैं। हापुड़ में नकली नोट छापते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग पकड़े गए हैं। नोएडा में नकली दवाई बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग पकड़े गए हैं। मर्डर में भारतीय जनता पार्टी के लोग सामने आ रहे हैं, कई बलात्कार में सामने आ रहे हैं। ये पहली पार्टी है जो बलात्कारियों और हत्यारों के समर्थन में जुलूस निकालती है, झंडे लेके। बड़े मुद्दे बताए। एक आपने किसानों का मुद्दा बताया, बेरोजगारी का मुद्दा बताया, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बताया, और ये सबको आपने भाजपा जोड़े। मनीष जी के पास जाऊंगा, उनसे जवाब लूंगा। सुप्रिया जी, अवसर है कांग्रेस पार्टी के लिए। प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार लेटर्स उन्होंने लिखा योगी आदित्यनाथ को, वीडियोस हमने देखे, आप 10 लाख किट्स भी गांव तक पहुंचा रही हैं, लगातार एक प्रयास चल रहा है। लेकिन ब्रॉडर वे में आज की तारीख में ठीक है, नुकसान दिखता है कि योगी आदित्यनाथ को हो सकता है नुकसान हो कोविड के कारण, लेकिन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में 300 प्लस विधायक के साथ योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं। सुप्रिया जी। करके और डरा धमका के प्रशासन से किसी का मुंह बंद कर देना अलग बात है, और जब वो वोट देंगे तो आप देखेंगे लोगों के अंदर कितना आक्रोश है। मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल 20 सेकंड में दे देती हूँ। पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा है, किसान बहुत आक्रोशित है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा अकेला राज्य है जहां पर हर जिले का नोडल ऑफिसर नो लेस देन द रैंक ऑफ डीआईजी को इंचार्ज बनाया गया, डीआईजी से ऊपर के अधिकारी को पुलिस के, कि आप देखिए कि गांवों में वो कौन से किसान हैं जो इस आंदोलन की तरफ मुखरित है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। हाथरस के रेप पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा था नहीं जी रेप तो हुआ ही नहीं है, पीनस पेनिट्रेशन नहीं हुआ था, उनको लॉ ही नहीं पता है। और जब सीबीआई ने बोला रेप हुआ तो ये सब लोग और इनकी सलाहकार और सूचना मंडली कहां भाग गई थी। तो उत्तर प्रदेश के जो हालात है और जो रस्साकशी और जो तनातनी चल रही है किसी से छुपी हुई नहीं है। ये सच है कि योगी आदित्यनाथ जी का ना सामंजस्य है पार्टी से, ये सच है कि एक पूरा कैंप है उनके अगेंस्ट, ये भी सच है कि मोदी जी यहाँ से कुछ और चाहते हैं। सड़क दुर्घटना पर जो कानपुर पे होती है उस पर मोदी जी ट्वीट करते हैं, वो राहत कोष अनाउंस करते हैं 50,000 का घायलों के लिए और 2 लाख का मृतकों के लिए। योगी जी नहीं करते। कौन से कद काटने की बात हो रही है? एक छोटा सप्लीमेंट्री है। देखिए, कई प्रदेश होते हैं, बहुत ज्यादा सेंटर का इंटरफेरेंस नहीं रहता है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राजनीतिक प्रदेश माना जाता है, 80 लोकसभा की सीट्स हैं। ऐसे में जो 2022 का चुनाव होगा उसको सेमीफाइनल के रूप में देखा जाएगा, और कोई भी सरकार हो या विपक्ष की पार्टी हो वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लाइटली नहीं ले सकती है। तो क्या ये भी एक बात है कि लोकसभा से पहले जो ये विधानसभा का चुनाव है, इन 5 राज्यों के बाद जो अगले साल होगा, कई राज्य हैं लेकिन यूपी सबसे मेन फैक्टर है, इसलिए भी नजर ज्यादा है, इसलिए भी सीरियसनेस ज्यादा है कि इसको बिल्कुल आप संभाल के रखिए, तभी 24 आप जीत पाएंगे। सुप्रिया जी। देखिए रजत जी, ये ऐसे ही नहीं कहा गया है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर ही गुजरता है। हमारे देश की 1/6 आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है, सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टेट है इंडिया का, तो ऑब्वियसली वहां पर जो राजनीतिक उठापटक होती है उसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ता है। लेकिन हर चुनाव अलग मुद्दे पर लड़ा जाता है,
हर चुनाव के अलग मुद्दे होते हैं। सच तो यह है कि आज उत्तर प्रदेश का किसान, उत्तर प्रदेश का बेरोजगार, उत्तर प्रदेश की महिलाएं, ऐसा कौन सा वर्ग है उत्तर प्रदेश में जो खुश है? उत्तर प्रदेश में मुंह खोलिए, सवाल पूछिए, आपके खिलाफ देशद्रोह का चार्ज लगेगा। आप रहिए पत्रकार, आप मिर्जापुर का नमक रोटी दिखा देंगे तो आप ठीक है। जेल चले जाएंगे। ठीक है, शुक्रिया। आप देवरिया में बच्ची को पोछा लगाते दिखा देंगे, आप जेल चले जाएंगे। मनीष ये जी, उत्तर प्रदेश है। पूरे विपक्ष का, मनीष जी आप ही के पास आ गया, विपक्ष ने देखिए लंबे चौड़े मुद्दे दे दिए, चाहे किसान हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, FIR हो, सामंजस्य की बात हो, एक लंबा चौड़ा फेरिस्त है विपक्ष के पास कि भाई ये नाराजगी है बीजेपी योगी आदित्यनाथ की सरकार से। मनीष जी, कि जैसे मैंने आरोपों को सुना वैसे मेरे जवाब को लोग सुनेंगे। बिल्कुल। कांग्रेस से आते हैं, इन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को उत्तर प्रदेश सरकार ने दबा दिया है। सुप्रिया जी प्रवक्ता है कांग्रेस की, महाराजगंज जो उत्तर प्रदेश से आती है वहां से चुनाव भी लड़ी है, इनके पिताजी वहां से सांसद भी रहे हैं। वो तो कांग्रेस के विरोध में सांसद होते हैं, लेकिन वो हमारा विषय नहीं है। तो सुप्रिया जी कहीं नहीं तो महाराजगंज थे, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, महाराजगंज में ही चली जाइए, आप वहीं से किसान आंदोलन खड़ा कर दीजिए। लेकिन दिल्ली से आप जाने की स्थिति नहीं है, क्योंकि प्रियंका जी राहुल जी का जो कल्चर है उसी में आपको भी अच्छा लगता है। जाइए किसान आंदोलन खड़ा करिए ना, और तब FIR होगा तो आप कहिएगा। राहुल गांधी जी, ठीक है, एक मिनट सुप्रिया जी आ रहा हूं, इनको कंप्लीट कर लीजिए, मैं आप ही के पास आऊंगा। हाँ कंप्लीट करिए मनीष जी। प्रियंका गांधी बिना तथ्य के रोज ट्वीट करती है, कौन सा उनके ऊपर देशद्रोह का FIR हो गया? आप कह रही है कोई सवाल खड़ा करेगा तो देशद्रोह का FIR हो जाएगा। इन्होंने कहा हाथरस तो बहुत याद है, अभी टप्पल में अनुसूचित समाज के साथ अल्पसंख्यक के समाज के लोगों ने जो अत्याचार किया है उस पर हमने तुरंत कार्रवाई की। लेकिन एक बयान सुप्रिया जी आप ही दे दीजिए, ऐसे तत्वों से लड़ा जाना चाहिए। लेकिन चूंकि वोट बैंक प्रभावित होगा तो आप चुप हो जाएंगी। आपने कहा कि सामंजस्य और PM के एक्टिवनेस से बहुत परेशान है। PM ने अगर कानपुर में किसी की दुखद मृत्यु हुई है ट्वीट कर दिया या राहत की घोषणा कर दी तो उनकी सक्रियता से खुश होना चाहिए, उनकी सक्रियता को ओके करना चाहिए। देखिए PM मनीष जी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के सांसद भी हैं, वो वाराणसी बनारस से सांसद हैं, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि आप वो उत्तर प्रदेश के बारे में बात नहीं सकते। वो बनारस से सांसद है, मैं आगे कर सकते, मैं इसमें नहीं बोलूंगा, आप बोलिए। 5 सेकंड बस। तो प्रधानमंत्री जी क्या श्री राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका वाड्रा की तरह जाके सो जाए? ठीक है मनीष जी, एक बड़ी खबर आ रही है, 1 मिनट के लिए रोकूंगा आपको। मुकुल रॉय वापस TMC दफ्तर पहुंच गए। ये देखिए, ये बड़ी तस्वीरें आपकी। अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे, सांसद, पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी साथ में है। मुकुल रॉय की वापसी हो रही है। लगभग 1.5 साल के ऊपर मुकुल रॉय भाजपा में थे, भाजपा के चाणक्य बने हुए थे, लेकिन आज उनकी घर वापसी हो रही है। तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं, जी हां, तृणमूल भवन की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, और साथ में बेटा शुभांशु भी है, आप देख सकते हैं, साथ में शुभांशु भी है। बड़ी तस्वीरें आज की, और मुझे लगता है एक सेटबैक है भारतीय जनता पार्टी के लिए। मुकुल रॉय साथ साथ चल रहे थे, बीजेपी के रणनीतिकार थे, जितने TMC के लीडर्स टूट के गए थे वो सब मुकुल रॉय लेके गए थे, लेकिन आज मुकुल रॉय ने वापसी करी है। आप कह सकते हैं बड़ी जीत है ममता बनर्जी की जीत के बाद कि मुकुल रॉय को वो वापस अपने घर पर ले आई हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, घर वापसी मुकुल रॉय की। मुकुल रॉय चुनाव से बहुत पहले चले गए थे, इस्तीफा देकर गए थे, और लगातार बीजेपी का जो मार्गदर्शन था पश्चिम बंगाल में वो मुकुल रॉय कर रहे थे। जितना कैडर TMC का तोड़ा गया वो सब मुकुल रॉय ने तोड़ा। आज अभिषेक बनर्जी साहब थे, और अभिषेक बनर्जी ही आप देखिए उनका स्वागत करते हुए मुकुल रॉय अपने बेटे शुभांशु के साथ वापस तृणमूल में आ गए। এই সভায় আমার আজকে নিজের খুব ভালো লাগছে যে অত্যাধিক সব পুরনো ছেলেগুলোর সাথে আমার দেখা হচ্ছে। আমার অত্যন্ত ভালো লাগছে যে ভারতীয় জনতা পার্টি থেকে বেরিয়ে এসে এই নতুন আঙিনায়
আমি যাদের সাথে দেখা হচ্ছে, কথা বলতে পারছি, আমার খুব ভালো লাগছে এবং এটা ভাবছি যে বাংলা আবার তার নিজের জায়গায় ফিরবে এবং এই ফেরার নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যে যিনি সামনে থেকে বাংলাকে লিড করবেন তিনি আমাদের সকলের নেত্রী, ভারতবর্ষের নেত্রী, তিনি আর কেউ নয়, আমাদের সকলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি কিছু বলার থাকলে আপনি বলুন। আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আপনারা অল্প অল্প করে, একদম গাদা গাদা করবেন না। বাইরে বৃষ্টি আসছে, আবার বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বাড়ি আপনাদেরও ফিরতে হবে সাবধানে, এখানেও যারা আছে তাদেরও সাবধানে ফিরতে হবে। একটা দুটো দিদি করবো। হ্যাঁ, কি হলো দিদি? দিদি একটা প্রশ্ন আছে, করবো? বিস্তারিতভাবে বলবো যে কেন আজকে ঘরে ফিরেছি, কেন সবার সাথে বসেছি, মিশেছি, কথা বলছি। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। मुकुल रॉय वापस टीएमसी पहुंच गए, यानी घर वापसी हुई है 17 के बाद। अब 4 साल वही वो नेता थे जो टीएमसी का पूरा कार्डर तोड़ रहे थे, लेकिन आज उन्होंने घर वापसी करी और बड़ा सेटबैक है बीजेपी के लिए। वापस अपने पैनल पे चलते हैं। मनीष शुक्ला जी हैं, सुप्रिया जी हैं कांग्रेस से, सतीश जी हैं और राजकुमार भाटी हैं। इस खबर पर जाने से पहले, क्योंकि मनीष जी आप बोल रहे थे और अब वक्त सुप्रिया जी का है। सुप्रिया जी, तस्वीरें हम जो दिखा रहे थे वो दिखा रहे थे मुकुल रॉय की, और अभी भी हमने एक फ्रेम दे रखा है। इस तस्वीर का जिक्र इसलिए करना जरूरी है क्योंकि अभी पिछले 24 घंटे में जितिन प्रसाद जो कि मंत्री रहे कांग्रेस से, वो भी गए और मिशन यूपी के लिए गए। तो उसको कहा जा रहा था कि एक बड़ा ब्राह्मण फेस कांग्रेस पार्टी का चला गया है। ये आया राम गया राम चलता रहता है, लेकिन ये सेटबैक है मुकुल रॉय का वापस जाना, क्योंकि मुकुल रॉय ही मेन चाणक्य थे बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में। सुप्रिया जी, बात पहले कहूंगी क्योंकि मेरे ऊपर कुछ व्यक्तिगत बातें की गई थी। इन मान्यवर की जानकारी के लिए 2009 से 2014 तक मेरे पिता कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के 22 सांसदों में से एक थे। पहली बात मैं ये बता दूं। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि मैं चुने हुए सांसद जो महाराजगंज के हैं और आपके जो चुने हुए विधायक हैं उनसे ज्यादा अपने क्षेत्र में रहती हूँ, क्योंकि टेलीविजन शेयर्स करती हूँ तो आपको लगता है कि शायद मैं दिल्ली में बैठी हूँ, मैं कहीं से भी टीवी कर सकती हूँ, मैं स्काइप और जूम के माध्यम से करती हूँ। दूसरी बात, आपने मुकुल रॉय की बात करी। मुकुल रॉय जी की वापसी और किसी का अपनी पार्टी को छोड़ के भाजपा में जाना दो तरीकों से होता है, डराना धमकाना और जो इनके फ्रंटल्स हैं आईटी, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, इसको लगा दिया जाता है। मुकुल रॉय जी के खिलाफ सारे केसेस खत्म हो गए थे जब वो भाजपा में आए थे, वो गंगा नहा आए थे। ऐसा ही होता है, जब आप भाजपा में शामिल होते हैं सारे दाग धब्बे हट जाते हैं, आप गंगा नहा लेते हैं। अब जब वो वापस टीएमसी में चले गए तो देखना ये होगा कि क्या फिर से उनके ऊपर ये एजेंसीज जो भाजपा की एजेंसीज बन चुकी है वो छोड़ दी जाएंगी। और मैं मानसिकता का परिचय ये देना चाहती हूँ कि भाजपा के प्रवक्ता कहते कहते ये कह गए कि ये लोग तो बोलते हैं क्या इन पर देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया है। ये आपकी मानसिकता दिखाता है कि हमारे खिलाफ कोई बोल रहा है, या हमारा बड़प्पन है कि हम आपके खिलाफ अपना खेमा नहीं खोल रहे हैं, आपको हम देशद्रोह का चार्ज नहीं लगा रहे। ये किस तरह की बात है, ये किस तरह के दलीलें हैं, ये किस तरह का राज्य आप चला रहे हैं, इसीलिए उहापोह हो रही है उत्तर प्रदेश। सुप्रिया जी 30 सेकंड में, क्योंकि वक्त की कमी, सिर्फ 30 सेकंड में उसके मनीष जी के पास जाऊंगा। जितिन प्रसाद भी गए, आज ये तस्वीर हम देख रहे हैं, कई लोग गए वापस आए, जाते रहते हैं। आपको लगता है क्या जितिन के ऊपर भी कोई दबाव था? मुझे नहीं पता जितिन जी के ऊपर क्या दबाव था, उनकी क्या मजबूरियां थी, लेकिन मैं ये बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हूँ। जितिन मेरे एक अच्छे मित्र हैं, मैं ये भी कहना चाहती हूँ। हम भरे अब राजनीतिक प्रतिद्वंदी, और जितिन जी मेरे एक बड़े अच्छे मित्र हैं और उनको मैं राजनीति नहीं उसके बहुत पहले से जानती हूँ। और मैं ये कहूंगी कि मुझे दुख हुआ क्योंकि ये जो लड़ाई है ये विचारधारा और सिद्धांतों की है। ये जो आइडिया गवर्नेंस का उस पर लड़ाई है। जब वो छोड़ के जाते तो दुख होता है क्योंकि वो उस भाजपा में शामिल हुए हैं जो लोगों की मौत की जिम्मेदार है, जिस भाजपा के नाम पे रामनामी खसोटी जा रही है। ठीक है मनीष जी देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये मैं बिल्कुल
इस तस्वीर को 3 बजे आना था, लेकिन मुझे लगता है ये भी शायद हमारे डिबेट का इंतजार कर रही थी कि आप लोग साथ में हो, तब ये तस्वीरें आए। लगभग लेट आई है, 2 घंटे तस्वीरें। मनीष जी देखिए, सेटबैक है ये तस्वीर। एक तरफ आपने जितिन प्रसाद को लिया, कांग्रेस का एक विकेट आपने बड़ा लिया। आज मुकुल रॉय मुख्य रणनीतिकार चाणक्य घर वापसी कर रहे हैं। देखिए, मुझे 2 जवाब देना। एक तो अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने 1-2 बातें जो है उसको इस तरह से प्रस्तुत किया कि जैसे वो मैंने कहा, इन्होंने कहा किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश में दबा दिया गया, तो हमने कहा महाराजगंज से जाके शुरू करिए, वहां से आप चुनाव लड़ी है। उसका जवाब नहीं दिया, दूसरी तीसरी बातें बताने लगी। और साथ ही साथ हमने कहा कि उत्तर प्रदेश में सबको बोलने की आजादी है, हम लोकतंत्र को मानने वाले, हमको ये इमरजेंसी लगाने वाली कांग्रेस के नेता थोड़ी है। हमने कहा प्रियंका जी तो रोज तथ्यविहीन आरोप लगाती है, झूठे आंकड़े पेश करती है, तो भी नहीं कभी केस FIR दर्ज हुआ। मनीष जी, तो उसको छोटा ठीक है, मान गए मनीष जी, हम उसमें जाएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। आप उस पर छोड़ दीजिए, भूल जाइए उस बात को। आप ये बताइए कि क्या पश्चिम मनीष जी जैसे पश्चिम बंगाल में, छोटा सा रिएक्शन लूंगा, पश्चिम बंगाल में आपने मुकुल रॉय लिया था, हेमंत विश्व शर्मा आपने असम में लिया, जितिन प्रसाद अब आपने कांग्रेस से ले लिया है। क्या कोई कमी है नेताओं की भाजपा में? देखिए, जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, किसी भी दल से वो बिलोंग करते हो, और जब वो अपने जिस दल में काम करते हैं उस दल में अब उस नेतृत्व से या किसी भी कारण से जब वो वहां से निकलते हैं तो राजनीतिक क्षेत्र में किसी न किसी दल में वो जाएंगे। और अगर कोई हमारी विचारधारा को मान के हमारे दल में आता है और हमारे संगठन की नीति के अनुसार काम करने की बात करता है तो उसको हम लेते हैं। अभी सुप्रिया जी कह रही थी IT, ED और इसके दबाव में मुकुल रॉय गए थे, तो वो तो केंद्र सरकार अभी भी हमारी है ना उत्तर प्रदेश में। तो ये जो झूठे आरोप कांग्रेस, चूंकि कांग्रेस तो वो दल है जिसने देश में इमरजेंसी थोपा, किस तरीके से 356 का दुरुपयोग करती है। सुप्रिया जी कुछ मुस्कुरा रही है, जरा कुछ मुस्कुरा रही। सुप्रिया जी क्या कह रही है? सुप्रिया जी सिर्फ 10 सेकंड है। सुप्रिया जी 10 सेकंड है, आप क्योंकि मुस्कुरा रही थी इसलिए। बोलिए सुप्रिया जी, आप बोलिए। 5 सेकंड में कह देती हूँ, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, वहाँ का सर फुटा बल किसी से छुपा नहीं है। आप कितना भी चिल्लाइए, आपका सर फुटा बल आपकी अंतर्गत है, आपका अंतर्गत सबको दिख रहा है। ठीक है, चलिए, आज वक्त की कमी है। मनीष शुक्ला जी आप हमारे साथ थे, सुप्रिया जी हमारे साथ थी, सतीश जी थे, भाटी साहब हमारे साथ थे, आप सब हमारे साथ थे। और उसी बीच ये बड़ी खबर भी आई, मुकुल रॉय की घर वापसी हुई और 1 घंटे हमने डिस्कस किया कि आखिर 2022 का चुनाव क्यों इतना जरूरी है, क्योंकि लखनऊ से ही रास्ता 2024 दिल्ली का निकलता है। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए।